पिनेकल पब्लिकेशन ने लॉन्च की हुई है ग्रुप डी का जो अभी वैकेंसी आई है 21,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन आ चुका है रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए। और जो किताबें पढ़नी है स्टूडेंट्स को रेलवे ग्रुप डी के लिए वो ये है पिनेकल की जो 2025 में एग्जाम हुए थे उसके ऊपर चैप्टर वाइज किताब और सेट वाइज किताब है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों आती है। रेलवे की जीएस की बुक है पिनेकल की 7100, रेलवे की मैथ की बुक है 6300 वाली 6200 वाली, और रेलवे की जीएस है 6300 किताब। रेलवे की साइंस की अलग अलग किताब है। रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के वो पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में रेलवे स्पेसिफिक किताब आपको कंटेंट मिलेगा, जिसमें कि थ्योरेटिकल पोर्शन प्लस एमसीक्यू 5300 एमसीक्यू है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और चैप्टर वाइज बुक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा समझने में भी। जिसकी साइंस कमजोर है वो भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, एक बार जरूर दिखा देता हूँ मैं दोबारा कि ये देखिए ग्रुप डी की 6000 ग्रुप डी स्पेसिफिक बुक है ये। इसके बाद में ये सेट वाइज बुक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जीएस से रिलेटेड है, ये मैथ से रिलेटेड है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। और ये किताबें आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी पिनेकल की वेबसाइट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और लोकल बुक शॉप पे जरूर मिलेगी किताबें आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजन इन सब के लिंक आपको दिए होंगे। इसके अलावा जो मेन किताब है पिनेकल की मैथ, रीजनिंग, जीएस, उनका वीडियो कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा। पिनेकल का टेस्ट पास आप जरूर ले सकते हैं रेलवे से स्पेसिफिक, जिसमें कि रेलेवेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जिनको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए ई बुक परचेज कर सकते हैं पिनेकल की वेबसाइट पर जाकर। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हुए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल अ वेरी न्यू एंड फ्रेश लेक्चर ऑफ 7100 जीएस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिनेकल ने अपनी रेलवे जीएस 7100 बुक का 3rd एडिशन लॉन्च कर दिया है और ये बुक आपको रेलवे की तैयारी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसमें अक्टूबर 2025 तक के सभी रेलवे एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल कर दिए गए हैं। साथ ही साथ पॉसिबल क्वेश्चन भी इस बुक में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि सभी एमसीक्यू को चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है और हर क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, आप चाहे रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एएलपी की हो या टेक्नीशियन की हो या फिर आरपीएफ एसआई की हो, कांस्टेबल की हो, ग्रुप डी की हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप रेलवे की कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए एक बेहतरीन बुक बन जाती है। क्योंकि इस बुक की सबसे खास बात आप जानते हैं ये है इसकी एक्यूरेसी, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग बुक आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब एग्जाम का जो लेवल है वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं मॉडरेट होता चला जा रहा है और उस मॉडरेट लेवल को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट की बेहतर पकड़ होना जरूरी है। लगातार क्वेरीज आती है हम तक स्टूडेंट्स की कि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पिनेकल अपना वीडियो कोर्स भी प्रोवाइड करता है, जहां पर हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसे बेहतर तरीके से समझाने का काम जो है वो किया जाता है। उसी क्रम में मैं राम रघुवंशी आपके साथ दोस्तों अब केमिस्ट्री के एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। और देखिए, आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू जो है वो शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है, और यहाँ की लैंग्वेज को समझना, यहाँ के क्वेश्चन की अप्रोच को समझना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम हो सकता है। और जिन लोगों का साइंस है उन साथियों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो फिर चीजों को समझना और भी जो है वो मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं साथियों, तो आज हमारा लेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना के एमसीक्यू पर आधारित होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि ये सबसे शुरुआती टॉपिक है केमिस्ट्री का, जहां पर हम ये समझते हैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है और एटम के स्ट्रक्चर को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए हैं। आज के वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर केमिस्ट्री के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। आज की हमारी पढ़ाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखिए पहले क्वेश्चन को कि किस तरीके से पहला क्वेश्चन आपको एक प्रॉब्लम देता है और उसे हमें सॉल्व कर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, और देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी
सीबीटी का क्वेश्चन है यूजी का, जो कि 2025 में आया था, मतलब एकदम लेटेस्ट ये क्वेश्चन है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑल्दो अ कोलाइड अपीयर्स होमोजेनस, इट इज एक्चुअली अ। दोस्तों, यद्यपि कोलाइड एक समरूप प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में ब्लैंक कैसा है? पहला ऑप्शन सस्पेंशन मतलब कि निलंबन है, या फिर ट्रू सॉल्यूशन एक वास्तविक विलयन है, या फिर दोस्तों होमोजेनस मिक्सचर है, सजातीय मिश्रण है, या फिर दोस्तों हेटेरोजेनस मिक्सचर मतलब कि कैसा है? विषम जातीय मिश्रण है। दोस्तों देखिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि जो कोलाइड होते हैं वो देखने में भले ही हमें कैसे दिखाई देते हैं, होमोजेनस दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं? देखिए, इसका सही आंसर ये है कि कोलाइड दोस्तों वैसे तो हमें समरूप मतलब सजातीय दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये कैसे होते हैं? विषम जातीय होते हैं, मतलब कि हेटेरोजेनस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, उसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, इन कोलाइड की जो है खास बात ये होती है कि खुली आंखों से देखने पर एक कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों, वह हमें होमोजेनस दिखाई देता है। तो यहां पर हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सजातीय क्या होते हैं और विजातीय जो सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, सजातीय विलयन जो होता है, सॉल्यूशन होता है, इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो विलेय पदार्थ होता है, विलेय पदार्थ वह विलायक में समान रूप से वितरित होता है। दोस्तों, विलायक में समान उसका क्या होता है? संघटन होता है, समान उसका वितरण होता है। ये होता है सजातीय विलयन। और विजातीय विलयन का मतलब ये होता है कि दोस्तों विलेय और जो विलायक है वो एक जैसे नहीं मिल पा रहे हैं, उनका समान संगठन, उनका जो इक्वल कॉम्पोजिशन है वो नहीं हो पा रहा, और उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम विजातीय मतलब कि हेटेरोजेनस मिक्सचर जो है वो कहते हैं। वो अभी आपको समझ में आएगा। लेकिन देखिए, अगर मैं इस कोलाइड विलयन की बात करूं तो कोलाइड विलयन में क्या होता है दोस्तों, ये एक मान लीजिए हमने पानी लिया हुआ है, मान लीजिए ये जो है वो दोस्तों क्या है, इसमें वाटर है। अब मैं इसमें यहाँ पर आपके लिए वाटर बना ही देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए, इसके अंदर जो है वो इस प्रकार वाटर है, और इस वाटर में हमने जो है वो कुछ इस प्रकार एक पदार्थ मिलाया है जो काफी जो है वो सूक्ष्म संरचना वाला है। देखिए, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों उसे विलायक कहा जाता है, और इंग्लिश में जो है वो हम इसे सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। और जो पदार्थ इसमें मिलाया जाएगा दोस्तों कम मात्रा में, उसे विलेय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है वो विलेय कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, जिसकी कम मात्रा रहती है वो विलेय कहलाया जाता है, और हमने एक ऐसा पदार्थ इसमें मिलाया है जिसकी संरचना काफी कम है। ठीक है। और जब ये पदार्थ इसमें मिलाया गया तो ये पदार्थ इतना छोटा था कि यह जल के अणुओं के बीच में जाकर दोस्तों कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हो गया कि दूर से दिखाई देने पर हमें ऐसा लगने लगा कि इसका जो वितरण है वो चारों तरफ है, और यह प्रॉपरली क्या हो चुका है? आपस में मिल चुका है। बाहर से देखने पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये चारों तरफ बराबर मात्रा में मिला हुआ है, मतलब इस विलयन के हर एक आयतन में जो विलेय और विलायक का संगठन है वो समान है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं तो देखने पर हमें समान संगठन जो है वो दोस्तों प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें समझ में आता है कि यह मिले हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह मिले हुए नहीं है। वास्तव में जो है इनका जो संगठन है वो समान नहीं है, वास्तव में ये मिले हुए नहीं है। ठीक है। और इसका जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको जो है वो बहुत ज्यादा ताजुब जो है वो दोस्तों होगा, बहुत ज्यादा आश्चर्य आपको होगा। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों मिल्क। सबसे सरल एग्जाम्पल इसका क्या है? मिल्क। दोस्तों, मिल्क जो है यह एक पायस है। जब मिल्क को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मिल्क जो है वो एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि मिल्क में दोस्तों जो फैट है वो विलेय है, और जो वाटर है वो क्या है? विलायक है। तो दोस्तों, जो फैट है वो पानी के अणुओं के बीच में कुछ इस तरीके से मिल चुके हैं कि दूर से देखने पर हमें जो है वो एक ही संरचना दिखाई देती है, लेकिन जब दूध में हम नींबू डाल देते हैं तो फैट अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तब आपने देखा होगा
कि पानी अलग है और फैट अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो विलियन होता है ये कोलाइड कहलाता है दोस्तों। और यहां पर यही पूछा गया है कि कोलाइड देखने में एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, हेटेरोजेनस होता है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोलाइड कहते हैं। जल्दी से देखिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और पूरी तरह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, जहां पर आपसे थ्योरी ही पूछी गई। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं दोस्तों, और ओवरऑल भी ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या आपसे कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 यूजी का क्वेश्चन है। 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ था और आपसे क्या पूछा गया है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपसे ये पूछा गया है दोस्तों कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी परिकल्पना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाती है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, मतलब एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन दोस्तों। इसके अलावा दूसरा है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। तीसरा है परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाता है, मतलब एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। और तीसरा है कि सभी द्रव्य अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इन इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये आपको दोस्तों यहां पर बताना है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसकी जो परिकल्पना है वो द्रव्यमान संरक्षण को लेकर क्या कहती है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो डाल्टन है उन्होंने जो है वो मास कंजर्वेशन थ्योरी हमें दी है, मतलब हमें दोस्तों उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो दोस्तों दिया है। ठीक है, मास कंजर्वेशन थ्योरी कहते हैं उनकी इस थ्योरी को। हिंदी में उन्हें कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही दोस्तों नष्ट किया जा सकता है। आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब करते हैं तो ना तो आप किसी परमाणु को बनाते हैं और ना ही किसी परमाणु को नष्ट करते हैं, केवल आप उनके संरचना को जो है वो बदल देते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जो परमाणु है, परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही दोस्तों नष्ट किया जा सकता है। ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या किया जा सकता है दोस्तों, केवल और केवल क्या किया जा सकता है, उनके वितरण को बदला जा सकता है। उनके वितरण को बदला जा सकता है। जैसे एक कार्बन था आपके पास, साथ में आपके पास दोस्तों 2 ऑक्सीजन के अणु थे, तो आपने उनको मिलाकर क्या बना दिया दोस्तों, उनको आपने मिलाकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो कोई नई रचना नहीं बनाई है, वही कार्बन है वही ऑक्सीजन है, बस उनका जो तरीका था वो थोड़ा सा दोस्तों क्या हो गया था, बदल गया था। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। और इसलिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, और इसी को कहा जाता है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है वो कहते हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है। तो देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन था। बाकी बातों का फिलहाल डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से लेना देना नहीं है, इसलिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जा रहे हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज का क्या आपसे कहता है। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है जो 2025 में आया था। और इसे देखिए, व्हाट नेम डिड डोबेराइनर गिव टू हिज ग्रुप ऑफ 3 सिमिलर एलिमेंट। दोस्तों डोबेराइनर ने 3 समान गुणों वाले तत्वों के समूह को क्या नाम दिया था। ट्रायंगल्स,
ट्रायड, ट्रिपलेट या फिर ट्रायोड, मतलब त्रिकोण, त्रिगुण या ट्रायोड। देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिक, ट्रायड। देखिए ये जो दोस्तों वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है डोबे राइनर। दोस्तों ये जो डोबे राइनर है ये जर्मनी के दोस्तों वैज्ञानिक थे और इन्होंने दोस्तों 1817 में और जर्मनी के ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1817 में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स पर अध्ययन किया और बताया कि जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। और इन्होंने कहा कि परमाणु भार के आधार पर, मतलब एटॉमिक मास के आधार पर हम कुछ परमाणुओं के ग्रुप बना सकते हैं। परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पर तीन परमाणुओं के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। तीन परमाणुओं को एक साथ रखा जा सकता है और अपने आप नहीं रख सकते, इनके बीच में कोई संबंध भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक साथ रखा जा सकता है जिनका संबंध कुछ ऐसे रहने वाला है कि जो मध्य का जो परमाणु रहेगा दोस्तों, मतलब मध्य का जो तत्व रहेगा दोस्तों, उसका मध्य के तत्व का जो परमाणु भार रहेगा वह है अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत रहेगा। परमाणु भार का औसत रहेगा। ये किसने कहा था? डोबे राइनर ने कहा था। और ये बात भी आपसे अलग फॉर्म में पूछी जा सकती है। भले आज के इस क्वेश्चन में केवल आपसे ये पूछा गया है, लेकिन कल को ये भी पूछा जा सकता था कि डोबे राइनर ने अपने जो ट्रायड थ्योरी है उसमें क्या कहा। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि जो बीच का परमाणु होगा वो बाकी दो परमाणुओं के परमाणु भार का औसत होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या समझाया था। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यही कहा कि भाई जो आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है दोस्तों। ये जो कैल्शियम है यह है, और जो आयोडीन है इसके बीच में क्या होगा? ब्रोमीन होगा। तो दोस्तों कैल्शियम और आयोडीन और ब्रोमीन को एक ग्रुप में रखा जा सकता है और इनका जो एक ग्रुप है दोस्तों ये क्या कहलाएगा? यह एक ट्रायड जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये क्या है? एक ट्रायड है, मतलब कि त्रिक है ये। और इस त्रिक में इसका जो परमाणु भार है और इसका जो परमाणु भार है वो इसके परमाणु भार के बराबर है। ठीक है, कैल्शियम और आयोडीन के परमाणु भार का जो एवरेज निकलेगा, मतलब दोनों को जोड़कर जब आप 2 से भाग दोगे तो वो ब्रोमीन के बराबर होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया था? इस प्रकार का ट्रायड जो है वो दोस्तों यहां पर तैयार किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपसे बार बार पूछा जा सकता है क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अगर चाहे तो। देखिए एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। इन्होंने कहा भाई लिथियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जब तीनों को हम एक साथ रखते हैं तो इनके बीच में भी वही संबंध देखने को मिलता है कि सोडियम का जो परमाणु भार है वो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार के औसत के बराबर है। इसलिए इसे भी क्या कहा जा सकता है? इसे भी ट्रायड या फिर त्रिक जो है वो कहा जा सकता है। और इस प्रकार उन्होंने अलग अलग ग्रुप बना दिए थे और ये बात काफी पुरानी है। इस समय हमारे पास आज जैसी पीरियोडिक टेबल या एटॉमिक जो आवर्त तालिका है वो नहीं थी। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बताया था ये डोबे राइनर ने बताया था। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ तो ट्रिक बनाए जा सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक ट्रायड बना दिए गए थे, ट्रिक बना दिए गए थे जिसमें दो तत्व तो मिल गए थे लेकिन बीच वाला तत्व जो है वो अभी तक मिला नहीं था। तो इस वजह से पूरे तत्वों को हम नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे थे, इसलिए फेल हो गई रचना। पर हाँ उस समय काफी लोकप्रिय रचना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। और आपसे क्या कहा जा रहा है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की
परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे बड़ी होती है, ये आपको जो है वो दोस्तों यहाँ पर बताना है। और आपके सामने ऑप्शन जो है वो देखिए क्या क्या है दोस्तों, जल्दी से देखिए ऑप्शन को, बस मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक्चुअली माइक जो है उसका कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। अब देखिए इसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, ये आपको बताना है। और आपके सामने ऑप्शन देखिए, पोटेशियम है, रुबिडियम है, लिथियम है और सोडियम है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर जो है वो रुबिडियम आने वाला है, और क्यों आने वाला है उस पर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जो पोटेशियम है के, जो सोडियम है Na, और दोस्तों जो लिथियम है, ये सभी की सभी जो है वो दोस्तों क्षारीय धातु है और वर्ग 1 की क्षारीय धातु है। तो ये सभी की सभी दोस्तों क्षारीय धातुएं हैं और किसमें आती हैं, वर्ग 1 में जो है वो शामिल होती है। जबकि दोस्तों जो रुबिडियम है वह एक वर्ग नीचे की धातु है, और आप सभी जानते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो नाभिक है उससे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, और इस प्रकार जो त्रिज्या है दोस्तों वो बढ़ जाती है। तो रुबिडियम जो है वह आवर्त तालिका में हमें नीचे दिखाई देता है। तो नीचे की ये क्या है, धातु है, मतलब इसका जो वर्ग है वो वर्ग जो है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है। और यही कारण है कि इसकी जो त्रिज्या होगी दोस्तों वो बाकी इन सब से कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब हम वर्ग के नीचे जाते हैं, देखिए जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो आप देखोगे कि जो वर्ग 1 है या ऊपर के जो तत्व हैं उनमें बीच में नाभिक होता है और एक कोष होता है या 2 कोष होते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे कोषों की जो संख्या है दोस्तों वो बढ़ती चली जाएगी। और कोषों की संख्या मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो इस इलेक्ट्रॉन से ये जो दूरी है, त्रिज्या है, ये बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो ज्यादा होगी और इसकी जो रेडियस है वो कम होगी। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, रुबिडियम जो है वो इसका सही आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हुआ। चलिए दोस्तों, आज का 5वां क्वेश्चन, ओवरऑल भी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन भी 2025 में आया है एनटीपीसी सीबीटी जीएल में। और देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपको ज्यादातर मिलने वाले हैं। विच पेयर ऑफ कंपाउंड इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, दोस्तों यौगिकों का कौन सा युग्म, यौगिकों का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन CaCO3 एंड CaCl2, दूसरा HCl एंड HBr, तीसरा है CO एंड CO2, और चौथा है दोस्तों NaOH प्लस NaCl। या तो आप ऐसे पढ़ सकते हो या तो फिर आप वही कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोरेट या फिर हाइड्रोक्लोरिक एंड हाइड्रोब्रोमाइड, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। पर ठीक है, आप ऑप्शन को आप देख लीजिए और आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गुणित अनुपात मतलब कि मल्टीपल जो है वो प्रोपोर्शंस को जो है वो बताता है। देखिए दोस्तों बहुत मैं आपसे अगर एकदम डायरेक्टली बात करूं तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों डाल्टन का, और आपने डाल्टन का नाम सुना होगा। और डाल्टन से ये जो पूरी की पूरी चर्चा है दोस्तों वो सबसे पहले यहाँ पर शुरू होती है। और आप सभी जानते हैं कि डाल्टन ने दोस्तों जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है वो हमें दिया था, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। इन्होंने कहा था कि परमाणुओं को किसी भी रासायनिक क्रिया के दौरान जो है वो ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, और इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा गया था दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो है वो कहा गया था। और दोस्तों इसी सिद्धांत के द्वारा आगे चलकर, इसी सिद्धांत के द्वारा आगे चलकर जो है फिर बहुत सारी रिसर्च हुई, और मल्टीपल मल्टीपल जो प्रपोर्शन है, जो मल्टीपल प्रपोर्शंस है, इसकी थ्योरी दी गई। और इसमें यह कहा गया कि जब कोई दोस्तों दो तत्व, इसमें मल्टीपल प्रपोर्शन में यह कहा जाता है कि दो तत्व जब दो या दो से अधिक दोस्तों, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दोस्तों दो समान तत्व यानी कि दो एक जैसे तत्व होने चाहिए और वह दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनका जो ये कह लीजिए आप दोस्तों, तब
उनका जो अनुपात होता है वह समान हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि वह गुणित जो है प्रपोर्शन की थ्योरी पर जो है वो काम कर रहे हैं। और आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों क्या है। और देखिए पहले इस ऑप्शन को देखिए एंड देन फिर हम आगे की बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोरेट की बात की गई है। इसके अलावा HCl और HBr की बात की है, CO और CO2 की बात की गई है, NaOH और किसकी बात की गई है, NaCl की बात की गई है। और सेम आपको जो तत्व दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों किसमें, CO और किसमें दिखाई दे रहे हैं, CO2 में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन की संख्या भी 1 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है, जबकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है दोस्तों और जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या 2 है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि पहले यहाँ पर दोस्तों 1:1 था और फिर यहाँ पर क्या हो गया, 1:2 हो गया। और यहाँ पर आपको जो है वो मल्टीपल प्रपोर्शन जो है वो दिखाई देगा कि किस प्रकार से सेम तत्व है लेकिन उनका अनुपात जो है वो एक पूर्ण संख्या के तौर पर है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो मल्टीपल प्रपोर्शन के अंतर्गत आती है। और अब इसे हम पूरा कर लेते हैं। इसमें कहा गया था कि दो तत्व जब 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनका अनुपात जो है वो समान पूर्ण संख्या होता है, समान पूर्ण संख्या होता है। और हर यौगिक के लिए अनुपात अलग अलग होता है। और हर यौगिक के लिए जो अनुपात है दोस्तों वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये वैसे इसकी पूरी जो है वो परिभाषा है। और देखिए ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है दोस्तों ये भी डाल्टन के द्वारा ही प्रस्तुत की गई है। 1803 में उन्होंने आधी बात बताई थी कि दो तत्व जब एक दूसरे के साथ 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनका अनुपात समान होता है। पहले उन्होंने ये कह दिया, लेकिन आगे चल के रिसर्च में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी दो तत्व एक अनुपात में नहीं हो सकते। जैसे CO में 1:1 है, CO2 में 1:2 हो गया। ठीक है, तो उन्होंने पहले जो है वो यहां तक की बात की थी, फिर उन्होंने इसे पूरा सुधारा और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अनुपात हमेशा एक पूर्ण संख्या में होता है, जैसे 1 1 1 2 इस तरीके से। और जरूरी नहीं है कि उनका अनुपात हमेशा एक जैसा हो। हर यौगिक के लिए यह अनुपात जो है वो बदल सकता है। और इसे हम कहते हैं दोस्तों गुणित अनुपात का नियम, जो कि डाल्टन के द्वारा 1803 में जो है वो दिया गया और कुछ इस प्रकार का वो है। ठीक है, और यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के बाद में जो है वो पूरी तरह कंप्लीट किया गया। पहले दे दिया गया था लेकिन पहले जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इस बात का ध्यान आप रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए इसे दोस्तों। NTPC CBT 1 का ये क्वेश्चन है 2025 का। और यहां पर कहा जा रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC लेटिक्स इज। दोस्तों एक काय केंद्रित घनीय BCC जालक में परमाणुओं की उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। और देखिए एकदम बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जहां पर आपको ये बताना है कि एक BCC जालक में परमाणुओं की उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है, 8, 4, 6 या 12। और आप जानते हैं दोस्तों कि एक घन के अंदर जालकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए इसे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो है वो दोस्तों चलने वाले हैं। जल्दी से देखिए क्योंकि एक बढ़िया क्वेश्चन है ये और इसकी मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए और अगर मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं तो, और देखिए एक बार और देख लीजिए आपको क्या कहा जा रहा है कि BCC जालक में परमाणुओं की उप सह संयोजन संख्या आपसे पूछी गई है। मतलब आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यह है दोस्तों कि एक जो परमाणु है उसकी सीमा कितने अन्य परमाणुओं को छूती है। तो दोस्तों मध्य में यहाँ पर क्या होता है, एक परमाणु होता है। और इस घन आकृति, अब देखिए मैं घन आकृति यहाँ पर नहीं बना रहा हूं, लेकिन समझ जाइए कि यह एक घन आकृति अगर होती तो घन आकृति के चारों तरफ दोस्तों आपको 8 जो है वो परमाणु देखने को मिलते हैं। अब चलिए बना ही लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए मान लीजिए कि एक घनाकार आकृति है और उस घनाकार आकृति में जो है 8 जो है वो दोस्तों परमाणु जो है वो जुड़े रहेंगे किससे, एक मध्य वाले परमाणु से। तो इस प्रकार हमें जो है वो दोस्तों एक परमाणु जो है उसकी जो सीमाएं है वो दोस्तों 8 परमाणु से जो है वो हमें
देखने को मिल जाएगी। तो एक बीच में परमाणु रहेगा और 8 वो परमाणुओं से स्पर्श करेगा, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी उप सहसंयोजन क्षमता कितनी है, 8 है। ये इसका राइट आंसर था। हालांकि आप वैसे भी एज्यूम कर सकते थे कि एक घन में एक बीच में परमाणु रहेगा तो वह 8 परमाणु से घिरा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है 2025 का। और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों, let's denote Z as the number of atoms per unit cell, M as the molar mass of the substance, and Na as Avogadro number, which formula is used to calculate the density D of a unit cell। मान लीजिए दोस्तों कि Z जो है वह प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या है, M जो है वो मोलर द्रव्यमान है, Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है। तो फिर आप एकक सेल के घनत्व की जो दोस्तों गणना है वो कैसे करेंगे। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर चीजें बतानी है। इसके लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए दोस्तों कि घनत्व क्या होता है। और आप जानते हैं कि जो घनत्व होता है दोस्तों वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये बात आपने पहले भी जो है वो हमने देख रखी है कि जो घनत्व है दोस्तों P वो m अपॉन V के बराबर होता है। मतलब ये है कि यहाँ पर भी दोस्तों हम जब घनत्व की गणना करेंगे तो द्रव्यमान और आयतन के ही पदों में उसे करेंगे, ठीक है। और इसलिए जब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, D इक्वल्स टू दोस्तों Z इंटू एम और बटे ए क्यूब इंटू दोस्तों क्या है Na है। और यहाँ पर दोस्तों अलग अलग चीजें जो है वो बताई गई है, जैसे कि m जो है वो दोस्तों क्या है, मोलर मास है। m क्या है दोस्तों, यहाँ पर मोलर मास है, मतलब कि क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो है ये हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। z जो है वो दोस्तों क्या है, परमाणुओं की संख्या, मतलब कि एटॉमिक नंबर है, ठीक है दोस्तों। जो Na है वो क्या है, एवोग्रेडो नंबर है, एवोग्रादो संख्या है वो। और दोस्तों जो A है वो क्या है, A जो है वह है ये कह लीजिए आपकी आयतन है, वॉल्यूम है, क्योंकि वो क्यूब में दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार देखिए हमने इसमें मास और आयतन के पदों में व्यक्त कर दिया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। और यह एक कॉमन सेंस बेस्ड भी क्वेश्चन है और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, तो इसे भी देख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर आज का 7। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है यह आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, जो कि 2025 में दोस्तों आया है, मतलब एक लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन कॉटन एंड रबर आर रब्ड टुगेदर इट विल रिजल्ट इन विच ऑफ फॉलोइंग। दोस्तों जब कपास और रबर को एक साथ रगड़ा जाता है तो क्या परिणाम सामने आता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, रबर धनात्मक रूप से आवेशित होगा और कपास ऋणात्मक रूप से आवेशित होगा, मतलब रबर विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड कॉटन नेगेटिवली चार्ज। ये आपको बताना है कि क्या ये सही ऑप्शन है। दूसरा, रबर एंड कॉटन विल बी नेगेटिवली चार्ज, मतलब कपास और रबर ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाएंगे। तीसरा, कॉटन विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड रबर नेगेटिवली चार्ज, मतलब कपास धनात्मक रूप से आवेशित होगा और रबर ऋणात्मक रूप से आवेशित होगा, ये बताना है। और चौथा, कॉटन एंड रबर विल बी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कपास और रबर धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएंगे, ये आपको जो है वो बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही शुरुआती समय की केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, जहां पर आपसे ये कहा जा रहा है दोस्तों कि एक तरफ आपके पास जो है ये दोस्तों कॉटन रखा हुआ है। ये क्या बना दिया मैंने, ये दोस्तों मैंने बनाया है कॉटन, मतलब ये कपास है दोस्तों। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, दूसरी तरफ आपके पास दोस्तों एक रबर है, ठीक है, ये है रबर। और जब इन दोनों को रब किया जाता है दोस्तों, जब इन दोनों को रब किया जाता है तो इन्हें रब करने के बाद किस तरीके का जो परिणाम है वो आता है, ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों जब हम एक रबर और एक कपास को आपस में रगड़ते हैं तो जो कपास है दोस्तों यह धनात्मक हो जाता है, कपास कैसा हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और जो रबर है दोस्तों वो कैसी हो जाती है, ऋणात्मक जो है वो हो जाती है।
क्योंकि रबर की जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो क्षमता है दोस्तों वो कपास की तुलना में ज्यादा है। तो कपास के जितने भी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो कहां पर चले जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो दोस्तों रबर के पास चले जाते हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाते हैं, रबर के पास। इसलिए रबर के पास माइनस चार्ज हो जाता है और कॉटन के पास कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर नेचर ने ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो दे रखी है। और इसलिए इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कि कपास जो है वो धनात्मक हो जाता है और रबर जो है वो कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम predict the atoms are unstable because the accelerated electron revolving around the nucleus must be blank in the nucleus। दोस्तों परमाणुओं का जो रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था उसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो परमाणु होते हैं वो अस्थिर इसलिए होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक में ब्लैंक होंगे, मतलब कैसे होंगे। और सर्पिल मतलब कि सर्पिलाकार, स्पाइरल, इलेप्टिकल मतलब कि दीर्घवृत्तीय, सर्कुलर मतलब कि वृत्तीय और लीनियर मतलब कि रैखिक। ठीक है, और यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का 2025 का क्वेश्चन है। और देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या है, स्पाइरल में होंगे, मतलब कि सर्पिलाकार जो है वो होंगे। ये इन्होंने जो है वो बताया था, किसने, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु के नाभिकीय मॉडल में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं दोस्तों, स्पाइरल जो है वो होते हैं। और यही इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 की तरफ हम जा रहे हैं और ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का 2025 का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो किस तरीके से एग्जिबिट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणविक कण जो है वो खालिस्तान प्रदर्शित करते हैं। आपको बताना है ओनली वेव नेचर या फिर ओनली पार्टिकल नेचर या बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर या फिर दोस्तों माइक्रो पार्टिकल नेचर। केवल तरंग प्रकृति बताते हैं या फिर कण प्रकृति बताते हैं या फिर कण और तरंग दोनों प्रकृति बताते हैं या फिर दोस्तों माइक्रो पार्टिकल नेचर मतलब कि बृहद कण जो है वो स्थिति बताते हैं। ये आपको जो है वो बताना है। और देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये शुरुआत में हमें केवल ये लगता था कि ये केवल और केवल जो है वो एक प्रकार के पार्टिकल है, एक प्रकार के क्या है दोस्तों, कण है। पर आगे चलकर हमें समझ में आया कि यह तरंगों की तरह भी दोस्तों व्यवहार करते हैं। और ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है दोस्तों, ये जिस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है उनका नाम है डी ब्रोगली। तो दोस्तों डी ब्रोगली नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, डी ब्रोगली ने अपने इक्वेशन के द्वारा और अपनी थ्योरम के द्वारा ये सिद्ध किया कि जो अपरमाणविक कण होते हैं, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वह कण की तरह भी बिहेव करते हैं, मतलब एज अ पार्टिकल भी दोस्तों बिहेव करते हैं और एज अ वेव भी तरंग करते हैं। और एज ए वेव भी अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तरंगों के भांति भी प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार डी ब्रोगली के समीकरण से हमें समझ में आया था, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर इज द राइट आंसर। एक बार देखिए इसे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव यहां पर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मासेस इज बेस्ड ऑन ब्लैंक एज द स्टैंडर्ड। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान की यहां पर बात हो रही है कि परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान पद्धति मानक के रूप में खालिस्तान पर आधारित है। ये आपको दोस्तों बताना है। और यह क्वेश्चन भी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 या कार्बन 12, ये उसके जो है वो समस्थानिक है और उसके आधार पर आपको चीजें बतानी है। दोस्तों देखिए हमारे केमिस्ट्री में एक संस्था है जो कहलाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। और दोस्तों ये जो संस्था है इसने तय किया कि हम जब भी अब द्रव्यमान को नापेंगे, मतलब कि अब हम परमाणु के मासेस को की संख्या को निर्धारित करेंगे, तो हम एक यूनिट का इस्तेमाल करेंगे जो यूनिट कहलाती है AMU।
मतलब कि ये कहलाती है दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट। तो अब दोस्तों हम परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए एटॉमिक मास यूनिट का जो है वो दोस्तों प्रयोग करते हैं, और एटॉमिक मास यूनिट के अंतर्गत दोस्तों हम कार्बन के जो एक समस्थानिक है कार्बन 12, इसका इस्तेमाल करते हैं, और हम इस आधार पर जो है वो हर एक परमाणु का दोस्तों क्या निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान जो है वो निकालते हैं। और इसके आधार पर हमने एएमयू को निकाला है। अब ये एएमयू क्या होता है दोस्तों, तो जो एएमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट, यह है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है दोस्तों। और इस आधार पर अब हम तुलना कर कर हर एक पदार्थ का जो है वो एटॉमिक मास जो है वो निकाल लेते हैं। इसका ये मतलब है कि एटॉमिक मास किसकी तुलना के आधार पर आधारित है, कार्बन 12, और इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, कार्बन 12। तो जहां पर भी आप एटॉमिक मास यूनिट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वह कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें हिस्से के बराबर की तुलना करके बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आज का भी 12वां क्वेश्चन और ओवरऑल भी 12वां क्वेश्चन है ये, और यह है क्वेश्चन भी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, द सन एंड अदर स्टार्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर। और ऑप्शन देखिए, सॉलिड, प्लाज्मा, गैस और लिक्विड, ठोस, प्लाज्मा, गैस और द्रव। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। अब देखिए इस बात को समझिए कि दोस्तों जो सूर्य और अन्य तारे हैं वो ऑलमोस्ट गैस जैसे होते हैं, लेकिन दोस्तों देखने में गैस होती है लेकिन वह एक प्रकार की प्लाज्मा होती है। दोस्तों प्लाज्मा है क्या, थोड़ा उस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए प्लाज्मा जो है वह पदार्थ की चौथी अवस्था है। दोस्तों यह है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की चौथी दोस्तों ये क्या है, अवस्था है। और ये एक ऐसी अवस्था है दोस्तों जहां पर जो है हमें गैसेस देखने को मिलती हैं, लेकिन आयनित गैसें देखने को मिलती हैं। मतलब ऐसी गैसें देखने को मिलती हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, अपने आयन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आयनाइज्ड गैसेस जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ये एक प्रकार की आयनीकृत गैसें होती हैं जो दोस्तों विद्युत की क्या हो जाती है, कंडक्टर बन जाती है, विद्युत की सुचालक हो जाती है। अब इसे ऐसे समझिए, देखिए दोस्तों आम जीवन में जो हम गैसेस देखते हैं, हवाएं देखते हैं, वो विद्युत की कंडक्टर नहीं है। ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करती है। लेकिन जब हम गैसों को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो ये आयनाइज्ड हो जाती है और धीरे धीरे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर बन जाती है। और जब गैसेस गर्म होने पर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर बन जाती है तो उस अवस्था को हम गैस नहीं कहते, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और सूर्य और तारे जो होते हैं वो दोस्तों उसी प्लाज्मा वाली अवस्था से मिलकर बनते हैं। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, आरपीएफ कांस्टेबल का भी ये क्वेश्चन था, 2025 में आया था, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि द चार्ज ऑफ 2 हाइड्रोजन प्लस H प्लस आयन इज। दोस्तों 2 H प्लस आयन का आवेश जो है वो कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका, दोस्तों जो हाइड्रोजन है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 1 होता है। दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। इसका ये मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। और आप जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 1 है। अब देखिए दोस्तों एक प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, तो एक प्रोटॉन में दोस्तों हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर जो है वो 19 कूलॉम के बराबर होता है। और यहाँ पर आपसे दोस्तों कितना पूछा गया है, 2 H प्लस आयन की बात जो है वो की गई है। तो आपसे सीधे दोस्तों 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर की बात की गई है। सीधे आप इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा।
और इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर जो है -19 कूलॉम जो है वो दोस्तों आंसर आ जाएगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके अंदर दोस्तों प्रोटॉन एक होता है और सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमें देखने को मिला। तो देखिए इसे और हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की अब हम बात कर रहे हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों। आरआरबी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है, 2024 में आया था। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम वेयर इज मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम लोकेटेड। दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां पर होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन नाभिक के अक्ष में मतलब इन द सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा दोस्तों इन द न्यूक्लियस मतलब कि नाभिक में। इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब नाभिकों के कोश में। या फिर इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट मतलब यह सर्वत्र समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। देखिए दोस्तों रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में आखिरकार किया क्या था। दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक जो है सोने की पन्नी ली थी दोस्तों, एक फॉइल ली थी गोल्डन फॉइल, और गोल्डन फॉइल के सामने दोस्तों क्या रखा था, एक जो है परमाणु जो है वो रखा था, एक एटम रखा था। और यहां पर दोस्तों अल्फा गन से क्या किया था उसने, जो है वो अल्फा पार्टिकल्स की बौछार किया था। और हमें जो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट देखने को मिले वो क्या देखने को मिले कि जो ज्यादातर अल्फा रेज है दोस्तों वो सीधी की सीधी क्या है पास हो जाती है और जाकर जो है वो सोने की जो पन्नी यहाँ पर लगी थी, फॉइल लगी थी, उसमें जाकर जो है वो टकरा जाती है। कुछ इस तरीके से हमें जो है वो रिजल्ट देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों बीच वाली जो अल्फा रेज होती है वो जैसे जैसे इसके पास जाती है वह अपने मार्ग से कुछ इस तरीके से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब है कि इसमें रिपेल हो रहा है और जो एकदम बीच वाली जो अल्फा रेज होती है दोस्तों वो उसी में लौटकर वापस आ जाती है। और इससे जो है, इससे रदरफोर्ड को पता चलता है कि बीच में जो है वो जरूर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं और हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर ये एक दूसरे को आकर्षित करते, लेकिन अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं मतलब एक जैसा ही चार्ज है, या इसमें भी पॉजिटिव होता है तो इसमें भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इन्होंने पता लगाना जो है वो शुरू किया तो ये पाया दोस्तों कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जो बीचों बीच क्या होता है, एक नाभिक होता है और चारों तरफ क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति कर रहे होते हैं और बीच में पूरी तरह क्या होते हैं दोस्तों, जो है प्रोटॉन होते हैं और उसी से दोस्तों वजन जो है वो आता है। उन्होंने कहा था कि एक परमाणु के बीचों बीच एक बहुत ही डेंस संरचना पाई जाती है, सघन संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और यही संपूर्ण परमाणु का क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान बीचों बीच होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था। तो बी जो है वो दोस्तों इसका आंसर है। बी इसका क्या है दोस्तों, आंसर है। बात छोटी सी थी लेकिन मुझे आपको पूरा समझाना था इसलिए हमने समय लगाया, वरना आप सीधे देखकर बता सकते हैं कि नाभिक इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन का 2024 का क्वेश्चन है, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर। दोस्तों प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं। चार तो ऑप्शन में नहीं है, 5, 3, 2 और 1, और इसका राइट आंसर है दोस्तों 3। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं दोस्तों। हाइड्रोजन जो है वो 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है दोस्तों। पहला जो रूप है दोस्तों वो कहलाता है प्रोटियम, दूसरा जो है दोस्तों वो कहलाता है ड्यूटोरियम, और तीसरा जो है दोस्तों वो कहलाता है ट्रिटियम, या इसको हम ट्राइटियम भी कहते हैं या कुछ लोग ट्रिटियम भी कह देते हैं, जो आपको कहना। और देखिए सबका दोस्तों जो एटॉमिक नंबर है, मतलब सब जो है वो परमाणु क्रमांक सबका एक एक है, लेकिन परमाणु भार जो है वो दोस्तों सबका अलग अलग होता है। इसका परमाणु भार जो है वो दोस्तों 1 है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको एक न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा और एक प्रोटॉन देखने को मिलेगा। यहाँ का परमाणु भार 2 है और इसका परमाणु भार जो है वो 3 है। तो इस प्रकार इसके कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक होते हैं, लेकिन सब
हाइड्रोजन के साथ ही रखे जाते हैं आवर्त तालिका में नंबर 1 की पोजीशन पर, क्योंकि सबके अंदर इलेक्ट्रॉन एक होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम जा रहे हैं और ये क्वेश्चन भी टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है, जहां पर आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट। दोस्तों, किसी तत्व का जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, वो किस इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ग्राम पर मोल, या फिर किलोग्राम, या फिर एटॉमिक मास यूनिट, या फिर पाउंड। और अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले ही देखा था कि जो एएमयू है उसके द्वारा दोस्तों हम किसी भी परमाणु द्रव्यमान को बताते हैं। और ये जो एएमयू होता है दोस्तों, ये एएमयू एटॉमिक मास यूनिट किस पर आधारित होता है? कार्बन के दोस्तों, कार्बन 12 समस्थानिक पर आधारित होता है। कार्बन 12 के प्रत्येक परमाणु के जो द्रव्यमान है उसके 1/12 भाग को एक एएमयू कहा जाता है, और उसी से पूरा का पूरा जो है वो मापन हम तत्वों का करते हैं। और इसको मान्यता किसने दी है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा दोस्तों इसको क्या दी गई है? मान्यता जो है वो दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री में इतना नहीं पूछा जाता डेट, पर हाँ रीजन जरूर पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए ये भी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है 2024 का, और आपसे कहा जा रहा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए या एन। दोस्तों, किसी तत्व का वह छोटा कण जो अपने गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? दोस्तों, मतलब किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण आपको बताना है जो अपने गुणों को बनाए रखता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यौगिक, या फिर अणु। और इसका राइट आंसर है दोस्तों मॉलिक्यूल। आप सभी जानते हो कि जो दोस्तों कोई भी पदार्थ होता है वह छोटे छोटे दोस्तों अणुओं से मिलकर बनता है, और फिर अणु जो है वो दोस्तों किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से मिलकर बनते हैं। और परमाणु के अंदर दोस्तों हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो दुनिया में जितनी भी सब्सटेंस है दोस्तों, जितने भी मैटर हैं, वो सब किससे मिलकर बने हैं? वो सब मिलकर बने हैं किससे? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है दोस्तों? एटम्स है, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और अगर आप कहो कि इंडिविजुअल रहने वाली या स्वतंत्र रहने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? अणु है। उसके बाद वाली चीजें स्वतंत्र तौर पर नहीं पाई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम जा रहे हैं दोस्तों, और देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, और यह भी टेक्नीशियन में 2024 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वह किसकी संख्या से निर्धारित होती है? और ये दोस्तों सबसे सिंपल क्वेश्चन है अब तक का। आपसे पूछा गया है कि किसी भी तत्व की परमाणु संख्या मतलब कि एटॉमिक नंबर आज आप किससे तय करते हैं? पहला, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से, या फिर इलेक्ट्रॉन से, या तो न्यूट्रॉन से, या तो फिर किससे दोस्तों? प्रोटॉन से। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज वर्तमान में हमने जो नई आवर्त तालिका बना ली है, जो कि मोजले के द्वारा बनाई गई थी दोस्तों, उसमें हमने जो तत्व है उन्हें, उनकी जो परमाणु संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दोस्तों तय की है, कि जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम उसे उस क्रम में रख देंगे। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन को 1 नंबर पे हमने रखा है। ठीक है, कार्बन के पास 6 होता है तो कार्बन को 6 नंबर पे रखा है। ऑक्सीजन के पास 8 है तो ऑक्सीजन को 8 नंबर पे रख दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने चीजों को जो है वो अरेंज जो है वो यहाँ पर किया है, किस आधार पर? इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। और देखिए दोस्तों किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है, किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, ये उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या पर दोस्तों जो है वो निर्भर करता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों, इसको हम जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। और वहीं दोस्तों जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह उसके नाभिक में मौजूद दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो ये बातें हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।
अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन भी 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आरआरबी टेक्नीशियन में आया था। द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इज, आपसे पूछा गया दोस्तों कि जो फास्फोरस परमाणु है उसकी परमाणु संख्या आपको बतानी है। चलिए, और एक बहुत ही सिंपल किस्म का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल आपको आवर्त तालिका थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों देखिए, जब हम किसकी बात करते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो फास्फोरस है यह है, दोस्तों ये जो फास्फोरस है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 15, और 15 है इसका ये मतलब है कि इसके पास दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 15 है, इसलिए इसे 15वें नंबर पर रखा गया। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर 2, 8 और 5 होता है। इसका ये मतलब है दोस्तों कि बीच में नाभिक होगा और पहली कक्षा जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड देन दोस्तों जो अगली कक्षा है उसमें हमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 8 दोस्तों इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और इसके बाहर वाली जो कक्षा है दोस्तों उसमें हमें 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिलेंगे दोस्तों, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली जगह पे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि इसकी जो संयोजन क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इस प्रकार दोस्तों फास्फोरस जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम जा रहे हैं। क्या आपसे कहा जा रहा है, देखिए आरआरबी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट नंबर ऑफ एटम फॉर अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। दोस्तों ग्लूकोज अणु के लिए परमाणु की सही संख्या नंबर निकालना है आपको। देखिए दोस्तों, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले वो निकाल लीजिए, और हम सभी जानते हैं C6H12O6 जो है वो क्या है, ग्लूकोज का जो है वो फॉर्मूला है। और आपको यहाँ पर इनके परमाणुओं की सही संख्या निकालनी है दोस्तों। तो देखिए इसके परमाणुओं की जो सही संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 6 + 12 + 6, और इस प्रकार दोस्तों कितनी हो जाएगी, 24 जो है वो टोटल जो है वो क्या होने वाली है, परमाणुओं की संख्या होने वाली है। बस इतना सा करना था। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम पहुंच गए हैं, और आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का ये क्वेश्चन है। द एटॉमिक मास, दोस्तों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ। दोस्तों किसी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह किसकी संख्या पर निर्भर जो है वो करता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में चर्चा की थी दोस्तों। हालांकि ऑप्शन देख लीजिए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूक्लियॉन। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा न्यूक्लियॉन, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों किसी भी जो तत्व है उसके परमाणु के बीचों बीच जो है वो नाभिक होता है, जहां पर प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इसे मिलाकर दोस्तों क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो न्यूक्लियस में साथ में रहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स मतलब दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसी से ही दोस्तों जो है द्रव्यमान संख्या जो है वो दोस्तों मतलब एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी एटॉमिक मास जो है वो यहाँ पर तय होता है। तो एटॉमिक मास तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बताती है दोस्तों, परमाणु संख्या बताती है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे अभी। और चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, आरआरबी टेक्नीशियन का 2024 का ये क्वेश्चन है, और आपसे क्या कहा जा रहा है, द टू आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन विद मासेस 15U and 17U आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन नेचर। दोस्तों क्लोरीन के दो समस्थानिक जो है वो आपसे पूछे गए हैं, और इन दोनों समस्थानिक की अगर आप बात करें 15U और 17U, तो किसका जो है वो अनुपात ज्यादा है, किसका कम है, इस आधार पे देखा जाए तो प्रकृति में अनुपात कितना पाया जाता है ये आपको बताना है। और देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी तरह थ्योरी पर बेस है, और आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको केवल पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो क्लोरीन है इसका एक जो है समस्थानिक ये पाया जाता है, और दूसरा समस्थानिक जो है वो ये पाया जाता है। और दोस्तों देखिए जो 35U है, 35U है, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसकी हमें ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो ये 3 गुना ज्यादा जो है वो पाया जाता है, और इसलिए इसका जो रेशियो निकल कर आता है दोस्तों वो 3:1 जो है वो हमें प्रकृति में देखने को मिलता है। मतलब दुनिया में ज्यादातर जो क्लोरीन हमें देखने को मिल रही है वो 35U देखने को मिल रही है, और इसलिए 3:1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
और ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर रहे हैं, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का ये क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू पुट अप रदरफोर्ड्स मॉडल व्हाट टाइप ऑफ मेटल फॉइल डिड यूज द साइंटिस्ट। मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें रदरफोर्ड ने किस धातु की पन्नी का दोस्तों उपयोग किया है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, हालांकि ऑप्शन देख लीजिए, प्लेटिनम, सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड मतलब सोना और पैलेडियम। तो राइट आंसर है दोस्तों गोल्ड। दोस्तों इन्होंने 100 नैनोमीटर की जो है वो गोल्ड फॉइल का दोस्तों उपयोग किया था, ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो दोस्तों जो है वो इजीली उस पर टकराकर जो है वो डॉट्स बना ले और हम पता लगा पाए कि जो अल्फा किरणें हैं वो कितने एंगल से जो है वो विक्षेपित हुई हैं, या फिर दोस्तों सीधी आई है या नहीं आई है, वो हमें बताना था। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 की तरफ हम चले गए हैं। आरआरबी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है, 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट मास ऑफ सोडियम। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम का जो इकाई द्रव्यमान है वो कितना है। देखिए दोस्तों, जब हम आवर्त तालिका में पीरियोडिक टेबल में दोस्तों सोडियम को देखते हैं, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों, परमाणु संख्या है वो है 11। दोस्तों परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। इसका ये मतलब है कि दोस्तों इस सोडियम के अंदर हमें जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं वो कितने देखने को मिलते हैं? 11। और इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोटॉन भी कितने होंगे दोस्तों? 11 होंगे। और साथ में दोस्तों जो न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं 12। और इस प्रकार इसका जो एटॉमिक मास निकल कर आता है दोस्तों वो 13 आता है, सॉरी 23 आता है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। और आमतौर पर दोस्तों जो परमाणु संख्या होती है वो लगभग जो एटॉमिक मास है उसका हाफ होती है। कई बार ये गणित बिगड़ जाता है, जैसे यहाँ 22 होना था पर ये 23 हो गया। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आरआरबी टेक्नीशियन का ही 2024 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरमाणविक कण नहीं है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब दोस्तों ऐसा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है कि जो एटम के अंदर पाया जाता हो दोस्तों, ठीक है। और सब एटॉमिक पार्टिकल आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये किसके अंदर पाए जाते हैं? एटम के अंदर। और एटम किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? मॉलिक्यूल के अंदर। और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अणु होता है। तो अणु के अंदर एटम होते हैं ना, तो इसका राइट आंसर एक बार देख लीजिए, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों अणु जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। और एक बहुत ही आसान किस्म का ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री के ये क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे और मजा भी आया होगा। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके के और क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हैं, चैप्टर वाइज हम देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आप रिवीजन जरूर करेंगे और हम अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, नई एनर्जी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। जय हिंद, नमस्कार। पिनेकल ने लॉन्च की है रेलवे जनरल स्टडीज 7100 MCQ, और ये जो प्रीवियस बेस है लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। चैप्टर वाइज बुक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए सारे रेलवे की इसमें कवर है। ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे आपको मिल जाएगी ये किताब। ऑल द बेस्ट।